जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, इंडियन पोस्ट ग्राम डाक सेवक की वैकेंसी आ गई है और आप सभी लोग इसमें अपना आवेदन अवश्य करेंगे। आवेदन करने से पहले आपको कुछ बातें जान लेनी है जो कि आपके इस वैकेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपकी यह जो वैकेंसी आई है इसमें कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है, तो कट ऑफ बनता कैसे है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस समय यही है कि ग्राम डाक सेवक की जो वैकेंसी आई है इसमें कट ऑफ कैसे बनता है, किस स्टेट का कट ऑफ कितना जाता है, किस स्टेट का कट ऑफ हाई जाता है, किस स्टेट का कट ऑफ लो जाता है, और आपको किस स्टेट से आवेदन करना चाहिए, आपको आवेदन कहाँ से करना चाहिए जिससे आपका स्कोर थोड़ा सा कम हो, जिससे आपका परसेंटेज थोड़ा सा कम हो, तब भी आपका सिलेक्शन हो सके। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार ग्राम डाक सेवक के 44,228 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी इस बार होने वाली है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 15/7/2024 यानी कि आज से ही स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट इसका 5/8/2024 को है। और इसमें यदि आप आवेदन करते समय आपने फार्म में कोई गलती कर देते हैं, नाम मिस्टेक हो जाता है, या फिर जो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें एडिट जो है वो 6/8 से लेकर के 8/8/2024 तक कर सकते हैं। अगर कोई गलती आपसे हो जाती है फॉर्म फिल करते समय, तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट हो गए हैं। और इसमें इस वैकेंसी की खास बात यह है कि इसमें आपको जो काम करना पड़ेगा वो 4 से 5 घंटे ही काम करने पड़ेंगे। और यदि आप इससे ज़्यादा काम करते हैं, मान लीजिए आपने अपना कोटा काम कर लिया है, आपने प्रत्येक दिन का काम 5 घंटे का पूरा कर लिया है, उसके बाद भी आपको काम करना पड़ता है 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे एक्स्ट्रा, तो इसका आपको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। तो आपको जो काम करना है वो 4 से 5 घंटे करना है। अगर इससे एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपको उसका अलग से पैसा दिया जाएगा। इसमें सैलरी की क्या मिलती है, अगर आप इसमें जॉब करेंगे तो सैलरी भी जान लेना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो बीपीएम वाली वैकेंसी है उसमें जो आपकी सैलरी बनेगी वो 12,000 से लेकर के 29,308 के आसपास बनेगी। और डाक सेवक की जो वैकेंसी, इसमें आपकी जो सैलरी बनेगी ये 10,000 से लेकर के 24,470 के आसपास बनेगी। हर वर्ष जो आपका इंक्रीमेंट होता है आपका वो होता रहेगा। आपको जो काम करना है 4 आवर प्रत्येक दिन आपको काम करना है बस। और इसमें जो आपकी सैलरी मिलेगी वो मैंने आपको बता दिया है। अब एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज जो मांगा गया है वो 18 से 40 वर्ष मांगा गया है। जो आपका छूट मिलता है ओबीसी को, एससी को, एसटी को, आप उसको एक्स्ट्रा में जोड़ सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 10th है। अगर आप 10th पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। पहले हम जान लेते हैं, पूरी तरह से समझ लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है और कट ऑफ कैसे बनाया जाता है। उसके बाद अन्य बातों पे बात करेंगे। और इस समय सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि कट ऑफ कैसे बनता है। किसी किसी पोस्ट का कट ऑफ बहुत ही कम चला जाता है, किसी का हाई चला जाता है, तो ऐसा होता क्यों है? तो सबसे पहले इसी को जान लेते हैं। और यदि आप यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा भी अगर सही से देख लेते हैं तो आपके मन में जितने भी सवाल हैं सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए 3 पोस्ट ऑफिस हैं, पोस्ट ऑफिस ए, पोस्ट ऑफिस बी, पोस्ट ऑफिस सी। पोस्ट ऑफिस ए में 2 पदों पे वैकेंसी आई है, पोस्ट ऑफिस बी में 1 पद पे वैकेंसी आई है, और पोस्ट ऑफिस सी में भी 1 पद पे वैकेंसी आई है। पोस्ट ऑफिस ए में मान लीजिए 4 बच्चे आवेदन करते हैं, पोस्ट ऑफिस बी में 3 बच्चे आवेदन करते हैं, पोस्ट ऑफिस सी में 2 बच्चे आवेदन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए जो पोस्ट ऑफिस ए है जिसमें 2 पदों पे वैकेंसी आई है, उसमें 4 बच्चे जो आवेदन किए हैं, एक बच्चे का स्कोर 82% है, दूसरे बच्चे का 90% है, तीसरे बच्चे का 85% है, और चौथे बच्चे का 70% है। ठीक, अब इसमें से जो आपका कट ऑफ बनेगा, सिर्फ 2 बच्चे हैं, 2 पोस्ट है तो 2 ही बच्चों को लिया जाएगा। तो इसमें से आपका जो कट ऑफ बनेगा, जो हाई नंबर वाला बच्चा है उसको ले लिया जाएगा।
एक आपका 90% वाला बच्चा और दूसरा आपका 85% वाला बच्चा, इन दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो 82% वाले हैं या फिर जो 70% वाले हैं, इनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आवेदन में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि जिसका हाई परसेंट होगा उसको लिया जाएगा। अगर आपका क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो परसेंटेज में कोई भी अंतर नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन पहले हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका परसेंटेज ज़्यादा है तभी आपका सिलेक्शन होगा। जो 90 पाने वाला बच्चा है इसका परसेंटेज अधिक है, जो 85 नंबर पाने वाला बच्चा, 85% पाने वाला बच्चा है उसका स्कोर अधिक है, तो इन दोनों बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं जो पोस्ट ऑफिस बी है जिसमें एक पद पे वैकेंसी आई है, उसमें अगर हम देखें एक ही बच्चे का सिलेक्शन होगा, तो एक बच्चे का 70% है, दूसरे का 60 है, तीसरे का 50 है, तो इसमें जो सबसे अधिक है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और सबसे अधिक स्कोर पाने वाला बच्चा है वो आपका 70% वाला, तो 70% वाले बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं तीसरा एक वैकेंसी है जो कि आपकी एक पोस्ट पे आई है और इसमें दो बच्चों ने आवेदन किया है, एक का 60% है, एक का 50% है, तो जिसका हाई होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 60% वाले बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो जो पोस्ट ऑफिस ए है उसका कट ऑफ आपका 85 गया है, जो पोस्ट ऑफिस बी है उसका कट ऑफ आपका 70 गया है, पोस्ट ऑफिस सी है उसका कट ऑफ आपका 60 गया है। बस इसी तरह से आपका पूरा सिलेक्शन होता है। और यदि आपका परसेंटेज कम है और आप ऐसे स्टेज से अपना आवेदन करते हैं जहाँ पे कम आवेदन हो रहा है और कम बच्चे इसमें आवेदन कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस अधिक हो जाता है। अगर आप देखिए, आप जिस पोस्ट ऑफिस से आवेदन कीजिए वहाँ पे अगर आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या कम है और कम बच्चे आवेदन कर रहे हैं और जो आवेदन कर रहे हैं उनका भी कट ऑफ, अगर उनका भी परसेंटेज है वो जो कम है, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ट्विस्ट और हो सकता है, एक बदलाव और हो सकता है। मान लीजिए ये दो पदों पे वैकेंसी आई है, एक आपकी अनरिजर्व की वैकेंसी है और एक आपकी ओबीसी की वैकेंसी है, ठीक। एक आपकी ओबीसी की वैकेंसी है, एक आपकी जनरल की वैकेंसी है, और आपका जो 82 नंबर पाया है ये आपका ओबीसी है, ये आपका जनरल है, ये भी आपका जनरल है और ये आपका एससी है, ठीक है। अगर आप देखें तो दो ही पोस्ट है, एक आपका ओबीसी वाला है, एक आपका जनरल वाला है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका स्कोर 85 है और ये आपका इसका स्कोर 90 है, तो जो जनरल वाला बच्चा है उसका एक ही सीट है, तो 90% पाने वाले बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं जो 85% है इसका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि इसकी अब सीट ही नहीं बाकी है, तो जो ओबीसी वाला पाने वाला बच्चा है जिसका सबसे अधिक स्कोर होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि इस तरह से अगर हम देखें तो 82 नंबर पाने वाला बच्चा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि ओबीसी की सीट है, और यूआर में जो बच्चा 85 नंबर पाए उसका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर सीट ही नहीं है यूआर की। बस यही पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। इसी तरह से आपका पूरा कट ऑफ बनाया जाता है। जितने भी वैकेंसी आई है सभी का कट ऑफ इसी तरह से बनाया जाता है। और यदि आप इसको समझ लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपने बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा, सही से समझा पाया हूँगा। और अब कट ऑफ को लेकर के कि कट ऑफ कैसे बनता है आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब उसके बाद सवाल आता है कि आपको जो आवेदन करना है वो कहाँ से करना चाहिए। देखिए, आवेदन करते समय आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आवेदन अगर आप देखेंगे जो तरह की वैकेंसी आई हैं उसमें आपका दो चीज़ें मांगता है। एक, आप जहाँ से आवेदन करने वाले हैं वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप यूपी के बच्चे हैं और आप तेलंगाना में अपना आवेदन कर देते हैं और वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको नहीं आता है, तो आप आवेदन करने से आपका कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये कहा गया है कि आप आवेदन कीजिए लेकिन आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। मान लीजिए आपको हिंदी आता है तो आप वहीं आवेदन कर सकते हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर सकते। करने को कर सकते हैं लेकिन आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। अगर आप लोकल लैंग्वेज नहीं जानेंगे तो आपको ही सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। आप कैसे अपना जो लेटर आता है उसको कैसे देंगे, कहाँ देंगे, ये सभी दिक्कत आपको होने वाली है। तो आप आवेदन वहाँ से कीजिएगा जहाँ की लैंग्वेज आपको आती है। और अगर आप देखिए इसमें 12,000 या फिर 10,000 आपको शुरुआती वेतन मिलेगा, तो 10,000 के लिए किसी दूसरे स्टेट जाना कोई सही बात नहीं होती है। अगर आप देखें तो 10-12 हज़ार आप अपने स्टेट में ही कमा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात सही लगी होगी। बाकी आपकी मर्जी, आप जहां से चाहें वहां से आवेदन कर सकते हैं, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।